आप एक अच्छा बच्चा इस दुनिया में ला सकते हो क्या? कैसे ला सकते हो? तो सर ज्योतिषीय गणनाओं का आधार क्या है? आज नासा के सॉफ्टवेयर, नासा ने जो ग्रहों की गति की है, ग्रहों की गणना की है, वो हमारे सूर्य सिद्धांत से बिल्कुल परफेक्ट मैच करती है। जबकि सूर्य सिद्धांत तो हजारों साल पहले जी। चाणक्य आश्रम के पास में चंद्रगुप्त मौर्य वो भैंस गाय चरा रहे थे। बिल्कुल। चाणक्य बाहर निकले, उन्होंने देखा ये बच्चा बड़ा खूबसूरत सा है, उनका माथे की लकीरें देखी, उन्होंने कहा तू मेरे आश्रम में पढ़ और ये छोड़, तेरी कुंडली, तेरे माथे की लकीरें तो चक्रवर्ती राजा बनने का योग बताती हैं। उन्होंने उन्हें राजा बना दिया। और उन्होंने चक्रवर्ती राजा बना दिया। नमस्कार, उन्नत केसरी एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमारा पहला एपिसोड एक ऐसी दिग्गज हस्ती के साथ है जो ना केवल ज्योतिष में बल्कि ज्योतिष एजुकेशन में एक बहुत बड़ा नाम है। विश्व भर में जिनके नाम 84 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स हैं, जिन्होंने ना केवल ज्योतिष को देश में बल्कि विदेश में और दुनिया भर में प्रसिद्ध करने में अपनी एक अहम भूमिका निभाई है। इनको 2 बार उन्नत भारत सेवाश्री अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। सर, ओवर टू यू। नमस्कार सर। नमस्ते अखिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हमारा जो ये चैनल है ये बेसिकली ऐसे आप जैसे दिग्गज लोगों को लेकर आ रहा है हमारी पब्लिक के सामने, जो बताएं कि आप अपनी अपनी फील्ड में कैसे एक बेहतर करियर को परस्यू कर सकते हैं। तो ये हमारा एक इंटरव्यू बहुत रॉ कॉन्वर्जेशन रहेगा। एंड मैं ऑडियंस को भी बता दूं कि आप जितने आपके कॉमन सवाल है वो सब हम लेकर आए हैं और हम सर से वही चीज़ें पूछेंगे जो आपके और हमारे मन में भी आती है ज्योतिष शिक्षा और ज्योतिष करियर के बारे में। तो सर, आपने अपने ज्योतिष करियर की शुरुआत कैसे की? इसमें अखिल जी सबसे पहली बात यह है कि जब मैं बचपन में था, पढ़ता था, तो मुझे चंद्रमा और सूर्य 2 प्लैनेट बहुत ज़्यादा बेचैन करते थे। एक लगता था कि ये सूर्य दिन में चमकता है और ये रात में कहाँ चला जाता है। दूसरा, चंद्रमा रात को चमकता है, दिन में कहाँ चला जाता है। ये 2 प्रश्न मेरे मन में ना बहुत ज़्यादा कौंधते थे। मैंने माँ बाप से पूछा, टीचरों से पूछा कि ये क्या है रहस्य। तो उस समय टीचर भी इतने नॉलेज वाले कहाँ होते हैं पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास के अंदर। ये तो बड़ा विज्ञान का रहस्य था। फिर हमारे एक टीचर ने बोला कि ये आपको एक हमारे महात्मा हैं मंदिर में, वो बताएंगे। मैं महात्मा जी के पास गया, उन्होंने कहा बेटा ये विज्ञान का विषय है, आप विज्ञान पढ़ो। पढ़े लिखे थे वो, मैंने विज्ञान ले ली, विज्ञान के अंदर पढ़ना शुरू किया। धीरे 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 इसको समझा यूनिवर्स को, कि यूनिवर्स क्या है, खगोल शास्त्र क्या है। 1982 के अंदर प्रगति मैदान में वर्ल्ड की पहली एक प्रदर्शनी चालू हुई थी। प्रगति मैदान 1982 में शुरू हुआ था। उस समय पर जितने भी स्टूडेंट थे ऑल ओवर इंडिया के, उन सब ने कुछ ना कुछ साइंस की वो अपनी एक आर्टिकल जो बनाते हैं ना, कुछ ना कुछ बना के लेके आए थे। मैं आणविक थ्योरी का सिद्धांत लेके गया था कि ये ब्रह्मांड कैसे बना हुआ है, कैसे एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, गिरता क्यों नहीं है। और यहां से फिर मेरी शुरुआत होती है एस्ट्रोनॉमी की। एस्ट्रोनॉमी को मुझे समझने के बाद आया कि इस एस्ट्रोनॉमी का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव है, इस प्रकृति पे क्या प्रभाव है, ये प्रकृति कैसे चल रही है, ये सूर्य चांद तो समझ में आगे कैसे घूम रहे हैं, ये कहाँ चले जाते हैं। ये सब समझने के बाद ये लगा कि मनुष्य के ऊपर इसका प्रभाव क्या है। फिर यहां से शुरू होती है ज्योतिष की शुरुआत। एस्ट्रोनॉमी का दूसरा वर्जन एस्ट्रोलॉजी। फिर मैंने एस्ट्रोलॉजी को अध्ययन करना शुरू किया। अब जितने मेरे डीप प्रश्न थे उनका जवाब कोई गुरु दे नहीं पाता, ये भी एक दिक्कत है। अभी मैं महाकुंभ में एक बाबा बड़े वायरल हो रहे हैं, IITN बाबा। यही सिचुएशन मेरे साथ भी थी कि इतना पढ़ लिख करके मैं भी इंजीनियर हूं, तो मुझे लगा कि कैसे बॉडी को प्रभावित करते हैं ये। फिर मैंने एस्ट्रोलॉजी को अध्ययन करना शुरू किया और 3 महीने तक कंटिन्यूअस दरवाजा बंद करके
रात दिन मैंने सारे ग्रंथों को पढ़ा, कोऑर्डिनेट किया, नारद पुराण को पढ़ा और भी किताबों को पढ़ा, तो मुझे समझ आया कि एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में बहुत गहरा संबंध है। अगर आपको एस्ट्रोनॉमी की बहुत अच्छी नॉलेज है तो आप बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजी कर सकते हो कि अंतरिक्ष में ग्रहों का प्रभाव हमारे शरीर को कैसे प्रभावित करता है। और धीरे धीरे फिर मैंने इसको पढ़ाना शुरू किया। जब मुझे इसकी समझ आ गई कि ये बाकी बहुत बड़ा विज्ञान है ये तो, और इसको पढ़ाना चाहिए, फिर मैंने इसको पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे लोग पढ़ने लगे और फिर पहले गणित इसकी शुरुआत करी मैंने। गणित का कोर्स ही 6 महीने का था, एक कुंडली बनाने में 6 महीने लगते थे, और फिर उसको पढ़ाओ पूरा, फिर उसका फलादेश करो, तो उस समय 3 साल का कोर्स होता था। अच्छा, 3 साल में जाके कोई अच्छा ज्योतिषी बनता था। तो सर जो ज्योतिषीय गणना होती है उसका आधार क्या होता है, और उसका एस्ट्रोनॉमी से जो आपने संबंध बताया कि आपको ये रियलाइज हुआ कि एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है, ये और ज्योतिषीय गणना, इन दोनों का रिलेशन क्या है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है अखिल जी, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये मोबाइल सेट है जी। एक मोबाइल है ये, इस मोबाइल के अंदर 5-6 सिग्नल्स होते हैं, राइट। अगर इसमें पूरे सिग्नल आ रहे हैं तो इसकी स्पीड बहुत अच्छी होगी काम करने की। इसका मतलब इसका दिमाग बहुत अच्छा काम कर रहा है और ये अंदर से भी फुलफिल बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अगर उसमें एक सिग्नल टूट जाए तो इसका दिमाग उससे कम हो जाएगा, फिर और कम हो जाएगा, चली जाएगी, और एक सिग्नल रह जाए तो ये बेचारा डिप्रेशन में कभी आएगा कभी जाएगा, कभी आएगा कभी जाएगा। इसका मतलब जो सिग्नल्स हैं उनकी मेगाहर्ट्ज वो कैलकुलेट होती रहती है। ऐसे ही हमारा जो दिमाग है ना, ये ग्रहों के साथ अटैच्ड है, 9 ग्रहों के साथ अटैच्ड है। कौन से ग्रह की टावर हमसे दूर हो जाए, जिस ग्रह की टावर हमसे दूर हो जाती है ना, उस ग्रह का प्रभाव हमारे शरीर पे बेचैनी पैदा करना शुरू कर देता है। मान लो पेट की टावर एक सिग्नल की रह गई तो उसी समय पेट में घुड़ोड़ 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 वोमिटिंग और आपकी अपचन की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। हम बोलेंगे कि अब आपका फलाना स्टार इस समय पर पीड़ा में है, और पीड़ा में होने के कारण आपके पेट में तकलीफ रहेगी, आपको कोल्ड कफ की प्रॉब्लम आएगी कि आपका चंद्रमा पीड़ित है। तो वो जो स्टार्स जो लाइनिंग होती है ना हमारे पास में, गति की स्पीड, यानी ग्रहों की स्पीड क्या है, वो स्पीड हमें कंप्यूटर पे मिलती रहती है साइंस के हिसाब से जी। कितनी गति से चंद्रमा चल रहा है। जितनी गति से चंद्रमा चलेगा, फास्ट चलेगा, तो मन हाइपर टेंशन में हो जाएगा कि बहुत जल्दी जल्दी सोचोगे, बेचैनी हो जाएगी, घबराहट होगी। चंद्रमा बहुत संतुलित चल रहा है, रिलैक्स, ध्यान में मन लग रहा है, आराम से खा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, और उसकी स्लो गति ज्यादा हो जाएगी तो फिर रेस्टलेस, फिर आप धीरे धीरे सोना शुरू हो जाते हो, डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाते हो। तो सर ज्योतिषीय गणनाओं का आधार क्या है बेसिकली? अगर हम इसको ऐसे पूछें कि ज्योतिषीय गणनाओं से हमारी लाइफ के जो भी टावर जिनका कनेक्शन टूट रहा है वो तो हमें पता चल रहा है, लेकिन इनका आधार, जैसे आपने बताया कि 6 महीने लगते थे पहले गणित करने में, उसके बाद फिर ये 3 साल का कोर्स होने लगा, तो इसका बेसिकली आधार क्या है और कैसे इसे सीखा जा सकता है? अखिल जी, हमारे एक ग्रंथ है सूर्य सिद्धांत, वो पूरा एस्ट्रोनॉमी का ग्रंथ है। उसमें हर ग्रह की गति, कौन से समय पर कितनी गति से चलेगा, कौन सी राशि में कितनी गति से चलेगा, कब बकरी होगा, सूर्य सिद्धांत के ऊपर पंचांगों का निर्माण होता है। ऐसे हमारे कई ग्रंथ हैं, एक केत की है, सूर्य सिद्धांत है, एनसी लहरी के हैं, ऐसे वो पंचांग जिनसे बनते हैं। तो उससे पंचांग वाले डे टू डे हर ग्रह की गति को लिख देते हैं। उस सूर्य सिद्धांत से पंचांग बनते हैं। पंचांगों के आधार पर ज्योतिषी कैलकुलेशन करता है कि आज चंद्रमा की गति क्या चल रही है, आज सूर्य की गति क्या चल रही है, 24 घंटे में कितनी गति से चलेगा। उस गति को हम फिर कैलकुलेट कर लेते हैं कि आज चंद्रमा की गति कितनी, अमावस्या से कितनी दूर है। बेसिकली ये जो एंशंट साइंस है, हाँ, इसमें आपको सब चीजों का बेस बता के दिया हुआ है। बिल्कुल बेस बता के अब दिया आप हुआ है। उस बेस के अकॉर्डिंग आज जी। की गति कैलकुलेट कर कर बता सकते हैं कि कोई पर्सन कहाँ पर किस वजह से किस पीड़ा में है, किस पीड़ा में। अच्छा, सबसे बड़ी बात है अखिल जी, एक चीज और बताऊं, आज नासा के सॉफ्टवेयर, नासा ने जो ग्रहों की गति की है, ग्रहों की गणना की है,
वो हमारे सूर्य सिद्धांत से बिल्कुल परफेक्ट मैच करती है। जबकि सूर्य सिद्धांत तो हजारों साल पहले का लिखा हुआ है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि ये तो अभी 150-200 वर्ष पहले तो सूर्य सिद्धांत, अगर मैं इसको सोलिस्टिस से अगर मैं इसको कनेक्ट करने की कोशिश करूं, तो हमारे देश में जो सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात जो होती है, 4 दिन ऐसे होते हैं जब सूर्य हमारे सबसे पास होता है और 4 दिन ऐसे होते हैं जब हमारे सूर्य सबसे दूर होता है। ये गणनाएं हमारे देश में कई हजार साल पहले हुई। बिल्कुल। फिर वेस्टर्न नेशंस ने उसे कई हजार साल बाद दोबारा कैलकुलेट किया, तो वो डेट 2 से 3 दिन आगे पीछे की आती है। जैसे हम क्रिसमस को कहते हैं बड़ा दिन, हमारे यहाँ पर 22 दिसंबर के आसपास कुछ आती है। तो हम उस टाइम गैप में उस चीज को हम समझ पा रहे हैं। क्या ये आगे चलकर हमारे ज्योतिष विज्ञान को भी प्रभावित करेगा? जैसे गति चेंज हो रही है तो जो ये डेट्स चेंज होगी, जैसे सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटी रात, सबसे छोटा दिन, सबसे बड़ी रात, ये हमारी ज्योतिष गणनाओं पर कुछ प्रभाव डालता है सर? प्रभाव डालता है। धीरे धीरे सूर्य की गति अपनी एक्सिस पर भी आगे पीछे होती है। यानी सूर्य हमेशा एक ही जगह पे एक्सिस पे नहीं होता, कभी थोड़ा इधर भी हो जाता है, कभी इधर भी हो जाता है। जैसे आप एक गेंद को एक जगह घुमाते हो ना, है ना, पहले हम बचपन में लट्टू घुमाते थे ऐसे, है ना, तो वो घूमता रहता था, तो थोड़ा इधर हो गया कभी इधर हो गया, लेकिन रहता था एक्सिस पर। तो सूर्य कभी प्लस की तरफ चला जाता है, कभी माइनस की तरफ चला जाता है, रहता वहीं पर है। और ये सूर्य जो है हजारों सालों में और कहीं परिक्रमा लगा रहा है, और किसी बड़े सूर्य की परिक्रमा लगा रहा है, वो किसी और की तरफ लगा रहा है। तो यानी जितनी गैलेक्सी है ना, सब चलायमान है, लेकिन हमें एहसास नहीं होता। इसलिए हमारे सूर्य सिद्धांत में सूर्य की जो गति है वो आगे पीछे होने का प्लस और माइनस, वो भी एक सिद्धांत है। ठीक है। अब अगर हम सर इस चीज को ऐसे समझें कि जो ज्योतिषीय गणनाएं हैं वो आपके शरीर पर प्रभाव डालती है, आपकी किस्मत पर प्रभाव डालती है, अगर आप उसके हिसाब से कुछ अडेप्ट करें, तो क्या ये सोनली इस चीज पर डिपेंड करता है कि हमारा नसीब कैसा है, उसके हिसाब से हमारी जिंदगी कुछ बेहतर हो सकती है, या हम अपनी ज्योतिषीय गणनाओं के हिसाब से अपने जीवन में कुछ बदलाव भी ला सकते हैं? इसमें अखिल जी, ये जो सिद्धांत है ना, इसके लिए आपको पराविज्ञान को समझना पड़ेगा। यानी ये तो विजिबल है, ज्योतिष का आधा पार्ट विजिबल है, कैलकुलेशन वाला। ग्रह दिख रहे हैं, विजिबल है, इफेक्ट डाल रहे हैं, कैसे इफेक्ट डाल रहे हैं वो विजिबल नहीं है। ठीक है। सूर्य की किरण तो हमें दिख रही है, चंद्रमा दिख रहा है, लेकिन वो हमारे शरीर से कैसे अटैच्ड है ये नहीं दिखाई दे रहा। ये पराविज्ञान का विषय है। ऐसे ही जो आपने प्रश्न पूछा है कि आप एक अच्छा बच्चा इस दुनिया में ला सकते हो क्या, कैसे ला सकते हो? क्या ये कर्म के सिद्धांत पर आधारित है और ये भाग्य के सिद्धांत पर आधारित है। होता क्या है इसके अंदर कि आपने इस जीवन में बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए, तो हमारे शरीर के अंदर एक मेमोरी कार्ड होता है, वो उसको बोलते हैं चित्त। उसमें हर चीज सेव होती रहती है। आप चुपचाप बंद कमरे में बैठे हो, किसी को गाली दे रहे हो, इसका बुरा हो जाए, बुरा हो जाए, बुरा हो जाए, बुरा हो जाए, वो सब आपके संचित होता रहेगा। आप बंद कमरे में बोलते हो वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो, भगवान सबका भला हो, वो भी आपके सेव हो रहा है। जैसे हवाई जहाज का मेमोरी बॉक्स होता है, एक ब्लैक बॉक्स, उसमें सब कुछ रिकॉर्ड होता है। ऐसे हमारे यहाँ चित्त होता है, उसमें सब कुछ रिकॉर्ड रहता है। और वो मृत्यु के बाद वो जो मनी राम होता है, उसमें जो चित्त में सारी मेमोरी खुल जाती है 12 दिन में मृत्यु के बाद। वो यम नाम की वायु और इंद्र नाम की वायु में रमण करता है हमारा मेमोरी बॉक्स। उसमें अगर आपके बहुत अच्छे कर्म हैं तो आपका पलड़ा अच्छे कर्म की तरफ छांट देंगे, और बुरे हैं तो बुरे की तरफ छांट देंगे। उसके बाद उन कर्मों के एनालिसिस होने के बाद आपकी जो आत्मा थी इस शरीर के अंदर इस जन्म में, वही आत्मा फिर प्रवेश करती है किसी मां के गर्भ में। आपने बहुत बुरा किया है तो उस आत्मा को वेटिंग में डाल करके एक ऐसे समय का इंतजार करती है कि जब बहुत बुरे ग्रह यूनिवर्स में आने वाले होते हैं, और किसी भिखारी के घर में प्रवेश करा दिया कि जाओ तुमने पूरी जीवन भर भीख मांग ली, तुमने बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो अभी वेटिंग में डाल देंगे आपको। इंतजार करेंगे कि बृहस्पति उच्च का आए, शनि उच्च का आए, ग्रह कुंडली में बहुत अच्छे आ जाए, और फिर ऐसी एक सुंदर स्त्री बहुत ही सात्विक हो, कोई बीड़ी सिगरेट नहीं पीती, तंबाकू नहीं खाती, शराब नहीं पीती, जुआ नहीं खेलती है, धार्मिक है, उसके गर्भ में प्रवेश करा देते हैं उस आत्मा को। और फिर वो आदमी इस दुनिया के अंदर
महान होता है और फिर इस दुनिया के अंदर उसकी कुंडली बड़ी पावरफुल होती है, उसको आध्यात्मिक और ब्रह्म ज्ञान की नॉलेज अपने आप हो जाती है, और वो पढ़ते पढ़ते जब तक बोलना शुरू कर देता है, जब तक उसको ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति होनी शुरू हो जाती है। ये इसका सिद्धांत है। अच्छा, इसी सिद्धांत को सर अगर हम आगे लेकर जाए, अगर आप किसी इंसान की ज्योतिषीय गणना कर रहे हैं और आपको पता लगता है कि ये कर्म आपके अभी गलत है, आप उसमें सुधार करना चाहें, तो उसका क्या स्कोप होता है सर? इसमें हमारे पास में भगवान कृष्ण ने कहा है गीता के अंदर, कर्म भी करो। तो उसके अंदर क्या होता है कि आपके कर्म जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक साध्य और एक असाध्य। साध्य और असाध्य यानी कुछ चीज़ें ऐसी कुंडली में होती हैं जो ठीक नहीं की जा सकती, और कुछ ऐसी होती हैं जो ठीक कर सकते हो। अब जैसे बचपन से किसी की आंखें ही नहीं हैं, सूरदास पैदा हुए, उनको कोई भी ताकत ठीक नहीं कर सकती, भगवान स्वयं भी ठीक नहीं करते। ठीक है, अब बचपन से आपकी आंखें कमजोर हैं तो चश्मा लगा के उनको ठीक कर सकते हैं। किया जा सकता है। तो ऐसे ही साध्य और असाध्य कर्म होते हैं। आपने बहुत बुरा किया पिछले जन्म में, तो आपका वो ठीक होने का योग ही नहीं बनता। तो इस प्रकार से आप कुछ चीज़ों को अपने कर्म से ठीक कर सकते हो। जैसे अभी आप मेरी संगति में आ गए, या कुंभ में बड़े बड़े महात्मा आ गए हैं इस समय, वो उनकी संगति में आ गए, आपको लगता है कि मेरे से अभी से पीछे की जिंदगी में कुछ बुरा हुआ है, मैंने लोगों के साथ बुरा किया है, चीटिंग किया है, ठगी की है, मर्डर किया है, कुछ भी किया है, तो क्या मैं बचे हुए जीवन में उसको फॉर्मेट कर सकता हूं उन पापों को? अगर आपको किसी साधु ने फॉर्मेट करने का सिद्धांत बता दिया, प्रायश्चित करने का सिद्धांत बता दिया, तो आप इस जन्म में उन्हीं पापों को प्रायश्चित करके खत्म करके अगला जीवन बहुत सुंदर बना सकते हो। ये सिद्धांत है हमारे पास में, इसलिए ऋषि मुनि प्रायश्चित करते थे जी। और प्रायश्चित करने के बाद वो पाप जो होता था वो खत्म हो जाता था। कि आप, मुझे लगा कि मैंने यार पीछे चीटिंग की है, अब इसको मैं कैसे खत्म करूं, दान करूं, धर्म करूं, पुण्य करूं, लोगों का भला करूं, और जो मेरे गुरु ने मुझे बताया, दीक्षा दी है, जो मंत्र जाप कर रहा हूं वो करता रहूं। धीरे धीरे मैंने अपनी बॉडी को क्लीन कर लिया, और मैंने अपने चित्त के अंदर जो मेरे पाप जमा हो गए थे उनको मैंने क्या किया, उस फॉर्मेट कर दिया, उस मेमोरी बॉक्स को क्या कर दिया, फॉर्मेट कर दिया। उसको मैंने गैलरी को फॉर्मेट कर दिया, बुरी बुरी चीज़ें फॉर्मेट करके अच्छी अच्छी इनपुट कर ली। और जब मैं यहाँ से मृत्यु को प्राप्त होकर जाऊंगा तो मेरे वहाँ पर इंद्र नाम की जो वायु होगी उसमें सब कुछ अच्छा अच्छा मिलेगा, और मुझे दूसरा जन्म अच्छा मिल जाएगा। मैंने यहाँ पर उन पापों को खत्म कर दिया। तो हमारे यहाँ सिद्धांत है ये। जी। ज्योतिषीय शिक्षा सर कैसे शुरू की जाए? अगर कोई व्यक्ति आज की डेट में ज्योतिष बनना चाहता है तो शिक्षा कैसे शुरू की जाए? इसमें अखिल जी सबसे बड़ी बात है, ज्योतिष सीखने के लिए ना आदमी की सबसे बड़ी बात है लगन बहुत अच्छी होनी चाहिए और शुद्धता होनी चाहिए। आपकी खान पान, आपका ब्लड प्यूरिफाई होना चाहिए। अगर आपका शरीर बिल्कुल एक यंत्र है और ये शरीर शुद्ध यंत्र है, प्योर पेट्रोल इसमें डलता है, तो ये साउंडलेस काम करेगा। और अगर इसमें मिलावट का तेल डाल दिया तो ये आवाज़ करेगा तो ये अच्छी साउंड नहीं आएगी जी। तो ज्योतिष सीखने के लिए आपका खाना, आपका भोजन, आपका सुबह शाम संध्या वंदन, भगवान के प्रति लगाव, दूसरों के प्रति श्रद्धा, अगर ये सब चीज़ें हैं तो फिर आपका जो शरीर है ना प्योर हो जाता है। आपकी मेमोरी के सारे जितने भी स्रोत हैं वो खुल जाते हैं। आपकी बुद्धि जो होती है वो प्रज्ञा बुद्धि हो जाती है। बुद्धि 3 तरह की होती है, 4 तरह की। एक होती है बुद्धि, साधारण बुद्धि, एक होती है मेधावी बुद्धि, बोलते हैं ना ये लड़का बड़ा मेधावी है ना, बहुत बड़ा इंटेलिजेंट है, बहुत मेधावी है जी। एक होती है रितंबरा बुद्धि, उससे भी ज़्यादा होती है। एक होती है प्रज्ञा बुद्धि। प्रज्ञा बुद्धि है प्योर बुद्धि, उसमें आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्या ये डेवलप की जा सकती है? डेवलप की जा सकती है, ये डेवलप की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। हिमालय के कंदराओं में जो रहते हैं जो महात्मा, वो उनकी प्रज्ञा बुद्धि ओपन होती है। जिसकी प्रज्ञा बुद्धि हो जाएगी उसका त्रिनेत्र ओपन हो जाता है। ठीक है। प्रज्ञा बुद्धि क्या करती है, वो सीधा अंतरिक्ष के साथ लिंक रहती है। ठीक है। वो यहाँ लिंक नहीं रहती, इस धूलोक के साथ लिंक नहीं रहती। वो पूड़ी कचौड़ी छोले भटूरे इन सब में नहीं रहती। वो अंतरिक्ष में रमण करती रहती है, कि ये लोकों में रमण करती रहती है प्रज्ञा बुद्धि। उसको आप कर सकते हो बशर्ते कि आप अपने शरीर का भोजन शुद्ध करें। जैसे आप गाय का दूध पीते हो, है ना,
आप पराठे नहीं खाते, आमलेट नहीं खाते, आप मीट नहीं खाते, आप हैवी चीज़, तली हुई चीज़ नहीं खाते, जिनको पचाने में हमारी डाइजेशन सिस्टम, जो हमारे चक्र हैं, उनको बड़ा जोर पड़ता है, उन पर जोर नहीं पड़ना चाहिए। एनर्जी को चैनलाइज करें उस तरफ जहां वो हमारे ब्रेन को डेवलप करें, ब्रेन को डेवलप करे और वो अंतरिक्ष में रमण करे। अंतरिक्ष में रमण करें। अगर आपने बहुत ज़्यादा 2-4 पराठे खा लिए तो नींद आएगी ऑब्वियसली, क्योंकि एनर्जी सारी उधर ही कंज्यूम हो रही है। तो ये जितने भी महात्मा 6-6 महीने तक खाते ही नहीं है, ये ऐसी जड़ी बूटी लेते हैं, उनसे भूख नहीं लगती इनको, और इनका पूरी एनर्जी कंज्यूम होती है अंतरिक्ष में भगवान के प्रति लिंक करने पे। तो आप ज्योतिष सीखने के लिए अपने भोजन को कंट्रोल करें। भोजन कंट्रोल करोगे तो आपकी मेमोरी अच्छी आ जाएगी, मेमोरी अच्छी आएगी तो आप किसी के बारे में अच्छा बता सकते हो। अगर आप भूल ही गए, आपको सूत्र ही याद नहीं, ज्योतिष की किताब खोल खोल के देख रहे हो, पंचांग खोल खोल के देख रहे हो, कौन सा ग्रह कहाँ चल रहा है, अभी थोड़ी देर पहले देखा चंद्रमा फलानी राशि में चल रहा, फिर भूल गए आप, है ना, फिर भूल गए आप थोड़ी देर में, तो फिर वो मज़ा नहीं आता। ज्योतिष का आनंद तब आता है जब आप बैठे चैनल पर और आपको फटफट 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 बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि आपकी मेमोरी में सब कुछ है। मेमोरी आपकी तभी शार्प होगी जब आपका प्रोसेसर है ना, जो ब्रेन का, वो हैवी जीविका होगा, और हैवी जीविका करने के लिए आपको शरीर में और मन में शुद्धता लानी चाहिए, और उसके लिए प्राणायाम, योगा, एनर्जी को स्टोर करके उसमें रखना चाहिए जी। सर, ज्योतिषीय गणना जैसे आपने बताया कि प्रज्ञा बुद्धि जिन लोगों की एक्टिवेटेड होती है उनको ज्योतिषीय गणना करने में आसानी होती है और वो एक्यूरेटली कर पाते हैं। तो अगर हम लाइव एग्जांपल लेके, अगर आपको मेरी ज्योतिषीय गणना इस टाइम पे करनी हो तो आपको किन किन चीज़ों के आधार पर वो गणना करने का मदद मिलेगी? ज्योतिष के अंदर डेट ऑफ बर्थ वो जरूरी होता है, और टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, क्योंकि सूर्य का जो मूवमेंट है, जो पृथ्वी घूम रही है, वो रेखांश और अक्षांश, उसकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि सूर्य की किरण कितनी सीधी पड़ी है वहां पर, और ग्रहों की किरण उस समय जब आप गर्भ से बाहर आए उस समय उनकी गति क्या थी, जिस साल में आप पैदा हुए उस साल के अंदर, और जिस महीने में पैदा हुए, जिस तारीख को पैदा हुए थे, उस तारीख को ग्रहों की 9 ग्रहों की गति क्या थी, उस गति पे आपकी कुंडली बन जाएगी। तो हमें यह पता चल जाएगा कि इनके सूर्य की गति इतनी थी और इतना बलवान सूर्य था, तो ये बड़ा तेजस्वी बच्चा होगा। चंद्रमा जिसका बड़ा बलवान था, हम बोलेंगे कि ये प्रज्ञा बुद्धि का मालिक होगा। जिसका मंगल बहुत पावरफुल होगा, हम बोलेंगे ये बड़ा वीर होगा, ये शूटर बनेगा, या आर्मी में मेजर जनरल या पुलिस कमिश्नर आईपीएस वगैरह बनने में इसका पोटेंशियल है, क्योंकि इसका ओज ज्यादा है जी। मान लो जिसका बृहस्पति बहुत अच्छा है तो हम बोलेंगे बड़ा ज्ञानी होगा, ये बहुत बड़ा ज्योतिषी होगा, तो इसके पास ज्ञान का भंडार ऑटोमेटिकली मिलेगा। तो बेस उसके पास है, ऑलरेडी है, उसे बढ़ावा देना होता है जी। तो ऐसे ही 9 ग्रहों की हमारे पास में जो उनकी पावर्स हैं वो हमें पता लग जाती हैं जिस समय पैदा होते हैं। उस पावर के आधार पर फिर उनकी दशाएं चलती हैं कि कौन सा ग्रह समय रूल कर रहा है आपको, महादशा अंतरदशा में। अभी मान लो सूर्य रूल कर रहा है तो हम बोलेंगे कि इस समय पॉलिटिकल राजयोग आपका चल रहा है, आप चुनाव लड़ लीजिए, आप जीत जाएंगे जी, ठीक है। मान लो जुपिटर की महादशा चल रही है तो हम बोलेंगे इस समय आपका बहुत जबरदस्त ज्ञान का फील्ड है, आप एजुकेशन फील्ड में जाइए, कॉलेज विद्यालय यूनिवर्सिटी खोल लीजिए, आप यूनिवर्सिटी के मालिक हो जाएंगे आप। और या फिर आप राजनीति में भी जा सकते हो, या बहुत बड़े ज्योतिषी बन सकते हो, या बहुत बड़े बाबा बन सकते हो, कथाकार बन सकते हो, जैसी जिसकी बैकग्राउंड निकल के आती है उस हिसाब से हम फिर कैलकुलेशन लिख देते हैं जी। पहले जिस समय आधुनिक जमाना नहीं था उस समय पर लोगों के पास लिमिटेड काम थे, प्रवचन करना, कथा करना, लोहार का, सुनार का, खाने का, पीने का, खेती का, घुड़सवारी का, युद्ध का जी, ये सब काम होते थे। अभी तो बहुत सारे काम चेंज हो गए। तो ज्योतिष में एजुकेशन में बच्चे को बहुत सारी चीजें बतानी पड़ती है, आर्ट साइड में जाए, टेक्निकल में जाए, आईआईटी में जाए, या डॉक्टर जाए, मेडिकल में जाए। इस चीज की गणना कैसे होगी सर कि एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में, एक पर्टिकुलर फील्ड में कौन सा करियर उस बच्चे के लिए ज्यादा बेहतरीन हो सकता है? उसके एक ज्योतिष के अंदर पंचम भाव होता है बुद्धि का जी। तो बुद्धि के ऊपर जैसे ग्रह बैठे होते हैं, जिस समय बच्चा पैदा हुआ और उसकी बुद्धि के ऊपर डॉक्टर प्लैनेट कोई बैठा हुआ है तो हम बोलेंगे इसको मेडिकल डॉक्टर में आप डालिएगा। अब उसके साथ कंजक्शन कोई और प्लैनेट बना देता है तो हम बोलेंगे इसको हार्ट की स्पेशलिस्ट बनाइएगा जी। अभी उसके साथ में कोई ऐसा प्लैनेट बैठा है जो सिर्फ सिंपल मेडिसिन का है तो हम बोलेंगे इसको मेडिसिन का डॉक्टर बनाइए जी। उसके साथ कोई ऑर्थो वाला प्लैनेट बैठा तो हम बोलेंगे इसको ऑर्थोपैडिक बनाइए। उसके साथ गैने का कोई प्लैनेट कंजक्शन कर रहा है तो हम बोलेंगे इसको गैने में आप भेज दीजिए। तो ये बहुत बड़ा विशाल है ज्योतिष को सीखना, बहुत बड़ा। इसलिए पहले 3 साल लगते थे इसको सीखने में, सिखाने में, जो अच्छा गुरु हो
लेकिन अभी क्या है कि लोगों में अवेयरनेस बहुत आ गई है। अब यूट्यूब पर, गूगल पर सब देखते रहते हैं, तो लोगों को राशि, नक्षत्र वगैरह वगैरह सब पता ही है। बेसिक ज्ञान उन्हें पता है। बेसिक ज्ञान तो पता है। इंटरनेट के आने से इतना हो गया है कि अगर आप कोई भी कोर्स लेना चाहें, चाहे ज्योतिष का हो चाहे कोई भी हो, वो आपको बेसिक नॉलेज है, आपको बस उसे एनहेंस करना है। अगर आपको एनहेंस उसका करना है, देखना उसको प्यूरिफाई करना होता है, थोड़ा प्लानिंग करके रिफ्रेश करना होता है, फिर उनको बुनना पड़ता है। मोती उनके पास हैं, जी बस उनको माला में प्रोना होता है फिर हमें। जी। तो इसलिए धीरे धीरे हमने भी शॉर्ट टाइम कर दिया, फिर उसको हम 1 साल पे लेके आ गए। अपने इंस्टीट्यूट में सर कितने बच्चों की आपने हेल्प की है? मैं 12,000 से ज़्यादा स्टूडेंटों को तो मैं अभी ऑफलाइन सिखा चुका हूँ, जी और 7,000 से ज़्यादा पत्राचार कोर्सेज सीखे हुए हैं, जी और लाखों लोग घर घर से टीवी के माध्यम से वो सीख चुके हैं। अभी हर घर में ये पता है शनि राहु क्या होते जी। हैं, इनकी दशाएं क्या होती हैं, दृष्टियां क्या होती हैं, कौन सी दशा चल रही है। अब तो लोग हमें ये पूछने आते हैं, मेरी राहु की दशा चल रही है गुरुजी, कैसी जाएगी ये बता दो। जी। पहले ये था कि उनको कुछ नहीं पता होता था शनि राहु क्या होते हैं। आधे वकील आधे डॉक्टर सब खुद हैं। सब खुद हो गए हैं अभी, आधे वकील आधे डॉक्टर सब खुद हो गए हैं। जी। अब तो बस वो कुंडली दिखाने के लिए, पूछने के लिए आते हैं कि गुरुजी से कि कंफर्मेशन सर ले लें, कौन सा सेक्शन यहाँ पे अप्लाई होगा, अप्लाई होगा। कौन सी सर्जरी आज करा लूं। बिल्कुल बिल्कुल, ये अभी स्थिति बन चुकी है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारा रहा है। टीवी चैनल के इतिहास में वर्ल्ड के अंदर मैंने ज्योतिष सिखानी शुरू की थी, और मैंने ये ठान लिया था कि ज्योतिष को घर घर में लेके जाऊंगा मैं। ये बड़ा पवित्र विज्ञान है, और ये बहुत ही एक्यूरेट विज्ञान है। ये इसकी नॉलेज हर घर में किसी ने एक आदमी को जरूर होनी चाहिए। तो मैंने टीवी के ऊपर सिखाना शुरू किया था इसको। इसका सर यहाँ आपको मोटिवेशन क्या मिली कि हमें घर घर में एक इंसान को ज्योतिषीय गणनाओं की बेसिक नॉलेज एटलीस्ट होनी चाहिए? इसकी मोटिवेशन आपको क्या थी? ग्रह लेके आते हैं। वैसे तो मैं इंजीनियर हूँ, मैं तो जॉब करता था। जी जॉब के बाद में टाइम मिलता था, फिर इसमें लग जाता था। फिर मुझे लगा ये इतना पवित्र ऋषियों का विज्ञान, ये दबा हुआ क्यों है? ये खास सीमा तक रह गया, ये ब्राह्मणों तक सीमित था। अब ब्राह्मणों में भी वो जो 5वीं 10वीं तक थे, जो पढ़े लिखे ब्राह्मण थे, उनको जॉब मिल जाती थी, वो बड़े पदों पे पहुंच गए। जी तो उसको दबा के रखा लोगों ने, जो ब्राह्मण जो थे उन लोगों ने इसको दबा के रखा, उसको बताया नहीं। तो मुझे लगा कि ये विद्या को दबा के रखना अन्याय है, ये प्रकृति के साथ अन्याय है। क्या है? प्रकृति के साथ। तो ये मुझे इंट्यूशन हुई कि ये कि कोई भी अगर विद्या दी है भगवान ने, ऋषियों ने दी है, तो उसको दबा के क्यों रखना चाहिए? और फिर अगर हम ये कह दें कि इसको कोई सीखेगा तो उसको पाप लगेगा, है ना? तो ये भी गलत है, क्योंकि ब्रह्म विद्या है ये। तो मैंने फिर ये ठान लिया कि मुझे इसको सिखाना है सबको। आज के मॉडर्न युग में सर ज्योतिषीय गणनाओं का क्या महत्व हो सकता है? अगर हम ये देखें कि बच्चे का करियर हमने देख लिया, उसको बता दिया, वो सब चीज़ें हो गई, उसके बाद उसके करियर गाइडेंस के अलावा आज ऐसे कौन कौन से नए आयाम है जो ज्योतिष खोल रहा है? इसमें अखिल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं और आपको ये पता नहीं है कि मैं उस काम में कितना ऊंचा जाऊंगा, आपको कोई आइडिया नहीं है, कर रहे हैं, सफलता मिल रही है। अगर आपको ज्योतिषी ये बता दे कि आपकी कुंडली के अंदर इतनी ऊंचाइयां जाने का योग है, आप मेहनत कर रहे हैं इतनी अभी, और इतनी ऊंचाइयों पर जाने का योग है, मैंने कहा आप और ज़्यादा मेहनत करो, आप तो स्टार बनने वाले हो। तो आपको एक मोटिवेशन मिल गया, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो चक्र होते हैं वो एक्टिव हो गए। उनका मैं बहुत बड़ा नेता बन सकता हूँ, मैं मिनिस्टर बन सकता हूँ। अच्छा, अब मुझे इसी लाइन में चलना है। इसका मतलब आपका इंटरनल सबकॉन्शियस जागृत कर दिया मैंने। ठीक है। एनर्जी तो थी आपके पास में, लेकिन वो एनर्जी क्या है कि उसको चैनलाइज करने का कोई रास्ता नहीं था। बस आप काम करते रहते थे, गाड़ी है, नौकर है, चाकर है, पैसा आ रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने उसको चैनलाइज किया वैसे ही आप। सर मेरे स्टार बनने के योग कब है? हम इस समय पॉडकास्ट में बैठे हुए हैं, लेकिन हम बता सकते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर कितनी पावर है जी, और उस पावर के अनुरूप आप कितनी ऊंचाई को छू सकते हैं। अभी देखिए, जो चाणक्य थे जी, चाणक्य आश्रम के पास में चंद्रगुप्त मौर्य जी, इनका नाम कुछ और था पहले, वो भैंस गाय चरा रहे थे। बिल्कुल। चाणक्य बाहर निकले, उन्होंने देखा ये बच्चा बड़ा खूबसूरत सा है, उनका माथे की लकीरें देखी, उन्होंने कहा तू मेरे आश्रम में पढ़ और ये छोड़, तेरी कुंडली, तेरे माथे की लकीरें तो चक्रवर्ती राजा बनने का योग बताती हैं। उन्होंने उन्हें राजा बना दिया, और उन्होंने चक्रवर्ती राजा बना दिया। तो माथे की लकीरें, हाथ की लकीरें, आदमी का औरा, आदमी की चाल ढाल और आदमी के अंग, ये बता देते हैं
आदमी की नाक बताएगी कि राजयोग कारक है कि नहीं है, आदमी की आईब्रो बताएंगे, आदमी की आंखें बताएंगे, होठ बताएंगे, कान बताएंगे, माथा बताएगा, गर्दन बताएगी, उंगलियां बताएंगी, हाथ बताएगा। ज्योतिष के ये पार्ट हैं। क्या है? ये सब ज्योतिष के अलग अलग आयाम है, फेस आयाम रीडिंग है, हो गई, पाम रीडिंग ये हो सब गई। उसके हिस्से हैं। ठीक है। ज्योतिष तो पूरा शरीर है, जी। उसमें फिर हस्तरे का एक पार्ट है इतना सा। हाथ लंबा होगा एक अलग विषय है। पैर कैसे पड़ रहे हैं आपके, ऐसे ऐसे चल रहे हैं, क्या है? गर्दन छोटी है बड़ी है, आपकी नाक लंबी है पतली है, नाक ऊपर है कि नीचे है, नथुने गोले कैसे हैं, है ना, आईब्रो कैसे हैं, माथा कैसा है, ये सब फिर इसके पार्ट्स हैं। ये सब आपका पोटेंशियल बता देंगे। पोटेंशियल बता देगा, हम दूर से देख के बता देते हैं किसी भी स्त्री को कि इसको ये बांझ है, या विधवा हो जाएगी, या इसके पेट में जो बच्चा चल रहा है, पल रहा है, वो बेटा है बेटी है, ये सब पता लग जाता है हमको। तो ये सब चीजें अपने कोर्स में इंक्लूडेड कोर्स में है इंक्लूडेड। अब इनको याद कितना रख पाता है कोई, वो मैंने कहा ना, वो विषय है। याद रखने की बात है ना, कि आम आदमी को याद तो रख नहीं पाता। जी। अब इतना विशाल भंडार है, इतने ग्रंथ हैं ज्योतिष के, इतने ग्रंथ हैं, उन सबको याद रखना, उनको पढ़ने के लिए तो फिर आपको उतनी तपस्या चाहिए कि आप उसको रमण करते रहें, रमण करते रहें, आपको पता है ना। अभी मान लो किसी के कान ऐसे हैं तो हम बोल देंगे बड़ा मेधावी बच्चा है ये, कान बड़े हैं ना, कान बड़े हैं, मान लो कान बड़े हैं तो सुनेगा ज़्यादा, अंतरिक्ष से उसको कैच करने की पावर ज़्यादा, उसका एंटीना बड़ा है। क्या है? एंटेना बड़ा है। छोटे कान वाला एंटीना छोटा हो जाता है तो बोलते कान छोटे हैं ना, धूर्त आदमी होगा, अच्छा। सुनेगा नहीं किसी सुनेगा की। नहीं किसी की। क्योंकि वो सुनेगा क्यों, कान छोटे हैं, है ना। कान लटक रहे हैं तो अलग बात है, कान कैसे हैं तो अलग बात है। आप देखो जिनके बड़े कान होते हैं ऐसे, तो उनकी सुनने की क्षमता, कैच करने की क्षमता, बुद्धि की क्षमता बड़ी होती है। ऐसे माथे के प्रकार हैं, ऐसे हेयर स्टाइल्स हैं कि आपके बालों की स्टाइल क्या है, बाल कैसे हैं आपके, उससे हम सब पता लगता है। बशर्ते कि इनकी किताबें अलग अलग हैं। अच्छा। सामुद्रिक शास्त्र की अलग है, अंग शास्त्र की अलग है, हस्तरेखा की अलग है, इन सब के अलग अलग बुक्स हैं। अब इतने ग्रंथों को याद करना तो इतना आसान, इन सब की मदर जो है वो ज्योतिष है। क्योंकि ज्योतिष में तो आपको एक्यूरेट साइंस मिलती है, आपको डेट टू डेट पता चलेगा कि आज आपकी मानसिक स्थिति कैसी है। तो ज्योतिष बड़ा पवित्र विज्ञान है और इसमें रेगुलर अध्ययन की आवश्यकता है। और सर, आप ज्योतिष विज्ञान को अगले आने वाले 10 साल में हमारे देश में और दुनिया में कितना विस्तृत देखते हैं? मेरी जो इंट्यूशन कहती है, जितनी पहली मेरी इंट्यूशन थी, उस इंट्यूशन के आधार पर आगे की इंट्यूशन ये कहती है कि भविष्य में रिसर्च करने के लिए सिर्फ ज्योतिष ही बचेगी पूरे विज्ञान के पास। विज्ञान ग्रहों पर चला जाएगा, ग्रहों की चीज़ों को खोजेगा, अंत में शरीर को खोजेगा कि शरीर चलता कैसे है, शरीर को चलाता कौन है, मेमोरी आती कहाँ से, बोलते कहाँ से, मेमोरी सुरक्षित कहाँ होती है, संचित कहाँ होती है ना, कोई भिखारी है, कोई पैसे वाला है, ये है क्या सिस्टम, इसको खोजेंगे। और इसका उत्तर है ज्योतिष में। इसलिए ज्योतिष पर बहुत ज़्यादा ध्यान आने वाला है। अमेरिका ने सॉफ्टवेयर बनाया पारासेल लाइट का, धीरे धीरे उनके लोग लगे हुए हैं इसके अंदर, वो हमारी संस्कृति को सीख रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्योतिष वर्क कैसे करती है। अभी आप देखो, लेकिन वो नहीं चाहते कि हिंदू मैथोलॉजी ऊपर हो जाए, सुपीरियर हो जाए उनकी वजह से। इसलिए नक्षत्र उनको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नक्षत्रों को पढ़ाया कहीं जा रहा अभी, है ना। राशियां हैं 12, सबको पता है, वैज्ञानिकों को, नासा को भी पता है 12 राशियां हैं, लेकिन कहीं अभी साइंस के कोर्स में 12 राशि नहीं डाली है ना। खाली 9 ग्रहों की जानकारी देते हैं, बाकी जो 88 ग्रह और उनको मिले हैं, 92 ग्रह मिले हैं, उनकी जानकारी दे देंगे। लेकिन जो मानव जीवन को ग्रह प्रभावित कर रहे हैं, मानव जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, बीमारियां होती क्यों हैं, बीमारियां कब ठीक होगी, जब हम ये बता देते हैं ये बीमारी फलानी तारीख को आएगी और फलानी तारीख को ठीक होगी, तो वो हैरान होते हैं। बेसिकली ये ज्ञान उनके पास भी ऑलरेडी है, जिसको वो संजो रहे हैं उसको, लेकिन वो पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि ये विज्ञान आने वाले समय में अखिल जी ये इसका बहुत विश्व रूप बनेगा ज्योतिष का। बस फर्क इतना है कि इसके साथ में कुछ फ्रॉड लोग वो जुड़ जाते हैं, कमाने का साधन जो बना लेते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उससे ये बदनाम होती रही है, क्योंकि सरकार ने इसको मान्यता दी नहीं। सर, अब असली ज्योतिष और नकली ज्योतिष में कैसे एक आम आदमी कैसे डिस्टिंग्विश कर सकता है? कुछ लोग साइकोलॉजिस्ट होते हैं, बहुत अच्छी उनकी मनोविज्ञान जो है बड़ा तेज होता है, थोड़ा बहुत उन्होंने पढ़ लिया, हस्तरेखा का ज्ञान देख लिया। अभी जैसे मैं बार बार मेरा ये हाथ चल रहा है, अब जो साइकोलॉजिस्ट होगा या थोड़ा बहुत सामुद्रिक शास्त्र का जान पहचान वाला होगा, तो मैं बार बार ऐसे कर रहा हूँ, ये हाथ चल रहा है मेरा, ये साइलेंट है,
तो समझ जाएगा कि गुरु प्रधान व्यक्ति है, बार बार हाथ ऐसे चल रहा है इनका, इसका मतलब कमांडिंग व्यक्ति है ये व्यक्ति टीचर है, नेता है, लेक्चरर है, प्रोफेसर है, इसकी उंगली ऐसे चल रही है भीमराव अम्बेडकर साहब की तरह ऐसे, इसका मतलब कोई बुद्धिजीवी आदमी है। और अगर मैं ऐसे बात करूं आपसे, देखो अकल जी आपने जो पूछा है बिल्कुल ठीक ही पूछा है, और ज्योतिष अच्छी बात है, और ये प्रज्ञा बुद्धि का मामला है, दोनों हाथ मधे हुए हैं, इसका मतलब डिफेंसिव है आप। मैं डिफेंसिव हूँ, मैं अंदर से कच्चा हूँ कहीं ना कहीं, जी। है ना, तो मेरे पास वो चीज़ बाहर निकालने के लिए है ही नहीं। अब जब दोनों हाथ इस तरीके से चलेंगे तो दैट मीन्स वो गुरु प्रधान प्लेनेट होता है कोई ना कोई, जो आदमी को कमांड कर रहा होता है जी। कि वो अंदर से सॉलिड है। तो यही चीज़ होती है कि साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो उन चीज़ों को समझ जाता है। अभी मान लो आप किसी के पास जाते हैं और बार बार आप ऐसे ऐसे करना शुरू कर देते हैं, नर्वसनेस है ना। अब मान लो आप किसी के पास जाते हैं, बार बार आप ऐसे ऐसे करते हैं, तो समझ जाओ वकील है, कॉन्फिडेंस नहीं है, नहीं वकील है ये वकील। अच्छा। है ना। बैंड सही करने की आदत को आ गई ठीक करने की आदत होती है, आदत हो गई। कोर्ट में घुसेगा सबसे पहले ऐसे ऐसे करता है, तो हम तुरंत समझ लेते हैं वकील है, ये वकील है, चाहे उसको बैंड है नहीं है, खाली कुर्ते पाजामे में फिर भी हाथ उसका यहाँ जाएगा ही जाएगा, है ना। मुनीम के यहाँ पैंट जाएगा, जेब में हाथ जाएगा, तो पैंट उस तरफ जाएगा, क्योंकि जितने भी मुनीम होंगे, अकाउंटेंट होंगे, पैन को निकालते हैं यहाँ से। तो ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जिन पे साइकोलॉजी जो लोग लेते हैं और वो तुरंत बता देते हैं आप तो मुनीम है। अब आदमी फिर यहाँ सोचता है बड़ा ज्ञानी आदमी है जी। तो ऐसे होता है इसके अंदर जो। अच्छा, अगर कोई पर्सन इस चीज़ में करियर परस्यू कर रहा है तो वो अपने ज्योतिष विज्ञान को और अपने ज्ञान को ऐसा कितना बढ़ाए, कैसे बढ़ाए जो वो आने वाले 10 साल में एक अच्छी अर्निंग, इस चीज़ को अगर आप प्रोफेशन की तरह देखें, क्योंकि घर तो सर पैसे से चलता है, और हमारा आज का टॉपिक भी यही है कि ज्योतिष विज्ञान में आप अपना करियर या एजुकेशन कैसे परस्यू करें, तो उसके पास ऐसे क्या रास्ते हैं कि वो आने वाले 10 साल में अपना फ्यूचर को बचा सकता है, सिक्योर कर सकता है ज्योतिष में। इसमें अखिल जी जैसे एक टीचर होता है, जैसे CBSE के 12 लोगों के स्कूल हैं, लेकिन 12 लोगों में किसी एक का बहुत टॉप का चल रहा होगा जी। 12 यूनिवर्सिटी है किसी की, 12 में कोई एक यूनिवर्सिटी टॉप की चल रही होगी जी। ऐसे ज्योतिषियों के विस्तार होते हैं, सब उस मुकाम को नहीं छू सकते जिस मुकाम को हमने पाया है। बिल्कुल। क्योंकि हमारे स्टार का जो ताकत है, हमारे स्टारों की, वो बहुत ज़्यादा है, हमारी मेहनत करने का लेवल बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे हम स्टूडेंटों को 100 स्टूडेंट हमारी क्लास में होते हैं, उसमें से 5-7 ही टॉप के जाते हैं, बाकी 95 चुप बैठ जाते हैं। वकील एक क्लास में 100 होते हैं, उसमें से 4-5 ही कपिल सिब्बल जैसे बनते हैं, बाकी सब ठप्पे मार रहे होते हैं कहीं ना कहीं जी। तो ऐसे आपकी पावर कितनी है? गवर्नमेंट जॉब का योग तो है, हमने लिखा ये व्यक्ति राजयोग भोगेगा, गवर्नमेंट जॉब है इसकी। गवर्नमेंट जॉब तो चपरासी की भी हो सकती है, बिल्कुल, झाड़ू पोछे वाले की भी हो सकती है, सफाई कर्मचारी की हो सकती है, और IAS की भी हो सकती है। अब कितनी पावर उसके ग्रह में है, जितनी पावर होगी, कितना बली है, तो हम बोलेंगे ये IAS बनेगा, यही चपरासी बनेगा। तो ऐसे ज्योतिष के अंदर भी आप कितना कैरियर बना सकते हो, वो आपकी पावर के ऊपर है। एक तो खर्चा ही चला पाता है, कितने ज्योतिषी खर्चे ही चला पाते हैं बड़ी मुश्किल से, है ना, और कितनों के पास भीड़ लगी हुई है, उन्होंने करोड़ों रुपए कमा रखा है। किस दिशा में सर अगले आने वाले 10 साल में ज्योतिषियों को मेहनत करनी चाहिए? ज्यादा एक्यूरेसी के ऊपर मेहनत करनी चाहिए। क्या आप ज्यादा आप पहले अपने खुद के बेस स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, उसके बाद जो करियर है वो तो आपको कहीं ना कहीं ले ही जाएगा। ले इसलिए जाएगा कि अखिल जी, जब मैं विदेशों में जाता हूँ जी, या मैं किसी सम्मेलनों में जाता हूँ, आपने देखा होगा बहुत सारे सम्मेलनों में जाता हूँ, मैं सारे ज्योतिषियों को ये बोलता हूँ किसी को कुछ पूछना है पूछ लो जी। और मैं हर आदमी को, सम्मेलनों में 200, 250, 500 आदमी, 1000 तक होते हैं, 2000 तक होते हैं, भाई किसी को कुछ पूछना है, कोई कुछ भी पूछ लो मेरे से। तो इतना बोलने के लिए आदमी के पास में बहुत बड़ा भंडार चाहिए, और लोग पूछते हैं और मैं उनको जवाब देता हूँ। इसका मतलब यह है कि आपने कितना अध्ययन किया है, उतनी ऊंचाइयों को आप छू लेंगे। ठीक है। और इसमें पैसा कम, श्रद्धा और इज्जत ज्यादा है। ठीक है। क्योंकि ये प्रभु के विज्ञान है, बिल्कुल, प्रभु का विज्ञान है जी। इसमें आपके पास मुकेश अंबानी भी पैर छुएगा, आपके प्रधानमंत्री भी छुएगा, बड़े बड़े बिल गेट्स जैसे भी आगे छुएंगे, एलन मस्क भी छुएगा। उनको पता है ज्ञान के आगे सामने झुकेगा वो, बिल्कुल, ज्ञान के आगे झुकेगा वो। इसलिए ये प्रभु का विज्ञान ज्यादा है। पैसा तो श्रद्धा से मिलता है इसमें जी। इसमें आप इंडस्ट्री की तरह नहीं कमा सकते।
ठीक है। इसमें यह कि आपके घर का खर्चा, बच्चे वगैरह वगैरह सब, शांति, सुकून और प्रभु को समझने का रास्ता इसमें है। इसलिए इसमें कैरियर बना सकते हैं। अब जैसे टीचर का कैरियर है, एक लिमिटेशन है, ठीक है। है ना, अनलिमिटेड तो कमा नहीं सकता। बिल्कुल। ऐसे कंसल्टेंट है जितने भी उनके लिमिटेशंस है ना, ऐसे ही लिमिटेशंस इसमें भी हैं। एक सीए है, किसी का बहुत कम खर्चा चलता है और कोई बहुत ज़्यादा पैसे लेता है। ऐसे ज्योतिषी है, कोई फीस 1000 रुपये लेता है, कोई 11,000 भी ले रहा है ना। ये है कि आप कितना एक्यूरेट बता पाते हो, तो लोग अपने आप ही पैसा आपको देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो मतलब बेसिकली एक्यूरेसी और ज्ञान जितना आप अर्जित कर लेंगे उतने आप बड़े बन सकते हैं इस उतने बड़े बनेंगे और उतना पैसा भी आपके पास आएगा। अब कई बार मैं बम्बई में जैसे बैठता हूँ, वहाँ पर बड़े बड़े पैसे वाले आते हैं, बिल्कुल। तो वो पूछते हैं फीस कितनी है, मैंने कहा 5100 रुपये। जब लिफाफा खोलता हूँ तो 21,000 रुपये। मैं कहा आपने गलती से दे दिए 21,000 रुपये। अरे नहीं गुरुजी, ये तो बहुत कम है आपके लिए जो आपने हमें बताया। अब उनके लिए 21,000 कुछ भी नहीं, वो उन्होंने सोचा 5100 तो उन्होंने बहुत कम मांगे हैं। तो ऐसे भी लोग हैं, कई लिफाफे हम खोलते हैं, लोग 1-1 लाख रुपए भी दे देते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपका सबकॉन्शियस। मेरा सबकॉन्शियस मुझे लगता है कि ये प्रभु की विद्या है, देने वाला भी वही है, बुलवाने वाली सरस्वती है। मैं एक लिमिट में ही लूँ तो ज़्यादा अच्छा है। मैं अनलिमिटेड लेना नहीं चाहता, मुझे पता पैसा मेरे साथ नहीं जाने वाला है। ज्ञान मेरे सबकॉन्शियस में है, भला मेरे सबकॉन्शियस में है, वो मेरे चित्त में है, वो मेरे साथ जाएगा। बहुत अच्छा लगा सर आपसे ज्योतिष के नए नए आयाम सीखकर, इनके बारे में जानकर, और हमारी पब्लिक को बता करके कैसे ज्योतिष विज्ञान और इस प्रभु की विद्या में आप अपना करियर भी बना सकते हैं, और कैसे आप अपनी प्रज्ञा बुद्धि को भगवान के साथ और इस यूनिवर्स के साथ जोड़कर अपने आप को एक बेहतर इंसान भी बना सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपसे फिर इसी चैनल पर मुलाकात होगी। जी बिल्कुल, और चाहेंगे कि आप और हमें गाइड कर सकें और फ्यूचर में मिलते श्योर, बिल्कुल अखिल जी, जब आप कहेंगे तब हम आएंगे, और आप जो भी मुद्दे लेके आएंगे हम बताएंगे और पब्लिक को अवेयर भी करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। ओके ओके अखिल जी, ओके, नमस्कार।